किसी भी संगठन ने कभी आरक्षण को समाप्त करने की कोई बात नहीं कही है, जबकि राजीव गांधी ने आरक्षण का विरोध किया था। धारा 370 जिसने दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज को आरक्षण से वंचित रखा, हमारी सरकार ने धारा 370 हटाई, जम्मू कश्मीर के दलित, आदिवासी, ओबीसीओ को उनका अधिकार दिया। तो ये किस मुंह से कहते हैं कि आरक्षण के हम विरोधी? आरक्षण की विरोधी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे और पिछले 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। संविधान कभी खतरे में पड़ा नहीं, और संविधान पर खतरा तब तब आया है जब जब कांग्रेस की सरकार रही है। हम 1975 में इमरजेंसी को याद करते हैं तो ध्यान में आता है कि संविधान की धज्जियां कांग्रेस के द्वारा उड़ाई गई है। इसलिए लोकतंत्र और संविधान पर बात करने की हिम्मत कांग्रेस की कर रही है। उन लोगों से जो जातिगत जनगणना का ढिंडोरा डमरू पीटते हुए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर जाति जनगणना क्यों नहीं कराई गई? कर्नाटक में जाति जनगणना कराई गई, आज तक उसके आंकड़े प्रस्तुत करने की हिम्मत कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और 2 चरण के मतदान में मतदान का जो प्रतिशत है वो कम आंका जा रहा है। राहुल गांधी, जिन्हें कांग्रेस पार्टी का युवराज कहा जाता है, उन्होंने रायबरेली से अंतिम तिथि के दिन नामांकन भरा। ऐसा माना जा रहा था कि शायद वो अमेठी में वापस आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बार बार उन्हें अमेठी में बुला रहे थे। कारण क्या, ये सब जानते ही हैं, पर फिलहाल उन्होंने अमेठी छोड़ के रायबरेली से पर्चा भरा है और उनके रायबरेली से पर्चा भरने पर कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया कि जैसे राहुल गांधी चुनाव जीत गए हैं। कारण क्या था ये सब जानते हैं, पर फिलहाल हमारे साथ इन सारे विषयों पे बात करने के लिए, समसामयिक विषयों पे बात करने के लिए शिरीष अग्रवाल जी हैं, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। शिरीष भैया, शुरुआत करें कि उस घटना से राहुल गांधी पहुँच गए रायबरेली, पारंपरिक सीट मानी जाती है कांग्रेस पार्टी की, अमेठी छोड़ दी, रायबरेली चले गए, कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ और देशवासियों को मैं प्रणाम, अभिनंदन करता हूं, और आने वाले सभी चरणों में हम बढ़ चढ़कर मतदान करें, 100% मतदान की ओर बढ़ें, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। रही बात रायबरेली और अमेठी, हम सबको जानकारी है कि ये गांधी परिवार की परंपरागत सीट है। गत चुनाव में 2019 में स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में राहुल गांधी जी को पटकनी दी, हराया, और उन्होंने दूसरी सीट वायनाड केरल से जीत प्राप्त भी की। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वायनाड क्यों गए, क्योंकि वहाँ का जो भौगोलिक और वहाँ के जो लोग हैं उनको उन्होंने आकलन किया कि लगा कि मेरे लिए सुरक्षित सीट यही हो सकती है, और वहाँ गए, वो जीते। लेकिन उनकी हिम्मत दोबारा अमेठी की तरफ झांकने की भी नहीं हुई। जो गांधी परिवार अमेठी और उत्तर प्रदेश को अपना परिवार कहता था, वही गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में अमेठी सीट हारने के बाद उत्तर भारतीयों को गाली देते हुए मंचों पर दिखाई दिया है। और आज राजनीतिक मजबूरी के कारण सोनिया गांधी पहले ही लोकसभा की राजनीति से दूर होते हुए राजस्थान से राज्यसभा जा चुकी है। बड़ी मजबूरी के बाद 2 चरणों के मतदान के बाद गांधी परिवार में खलबली थी कि उत्तर प्रदेश से कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति लड़ना चाहिए। और हम सभी जानते हैं पिछले 15-20 दिनों से गांधी परिवार में ही आपसी टकराहट थी, बहन और भाई के बीच में टकराहट थी, और उस टकराहट का अंतिम परिणाम ये हुआ कि कल मुझको जो लगता है, मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है, कल रात में लगता है कि माँ और बहन ने बड़े दबाव के साथ कहा होगा कि इज्जत भी बचेगी नहीं, कम से कम रायबरेली से तो लड़ लो। मैं उसी विषय पे भी आने वाला था कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को भी कांग्रेस पार्टी का भविष्य माना जाता है, और प्रियंका गांधी ने भी चुनाव नहीं लड़ा। किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये पत्रकारों के द्वारा बनाया गया आभा मंडल है कि प्रियंका गांधी भविष्य की नेता हो सकती है। प्रियंका गांधी पिछले 15-20 वर्षों से लगातार अपनी माँ और भाई के चुनाव का संचालन करती रही है। उत्तर प्रदेश में महासचिव रही है, प्रभारी रही है, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे चुनाव में उन्होंने चुनाव संचालन भी किया है। मेरा कहना है कि प्रियंका गांधी को भी समाज ने नकार दिया है। ये सब झूठ है, और इन सबको अब गांधी परिवार को समाज में इनका कोई स्थान बचा ही नहीं है। मतलब आपका कहना ये है कि फेल है प्रियंका गांधी भी। अच्छा, कैसे देखते हैं अब इस सीट को जहां से राहुल गांधी लड़ रहे हैं रायबरेली से? ऐसा कुछ विश्लेषक कहते हैं कि जितनी तैयारी अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की थी, समाजवादी पार्टी के लोगों को ले लिया अपने पाले में, अन्य दलों के लोगों को अपने पाले में ले लिया, लगभग कांग्रेस के लोग भी नहीं बचे थे अमेठी में अब, ना समाजवादी पार्टी के। ऐसी तैयारी, ऐसी किलाबंदी भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली में क्यों नहीं की थी?
नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ष भर अपने संगठन के माध्यम से चुनाव की तैयारी करती है। ये कहना कि हम एक अमेठी सीट, अमेठी नहीं, देश भर की 543 लोकसभा सीटें और जितनी विधानसभा सीटें, जब भी कोई चुनाव होता है हम हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से निरंतर तैयारी करते हैं। और रायबरेली में भी हम बहुत मजबूती से लड़ने वाले हैं। पूरी दुनिया की नज़र भारत के लोकसभा चुनाव पर है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विकास की गंगा बहाई है, जिस प्रकार से क्राइम को कंट्रोल किया है, जिस प्रकार से तुष्टीकरण का तालाबंदी की है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी के लिए रायबरेली जो है वाटरलू साबित होगा। और वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमर कस के गांव-गांव, बूथ-बूथ जाकर एक एक व्यक्ति को बताएंगे कि यह वही व्यक्ति है जो उत्तर भारतीयों को गाली देते हुए वायनाड गया था और वायनाड में जब इसको हार की संभावना दिखी तब ये खुद लौटकर रायबरेली की सुरक्षित सीट की ओर आ गए हैं। चलिए देखते हैं, समय बताएगा क्या होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि विपक्षी दल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, हर विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पे बहुत ज़्यादा आक्रामक होकर वो हमला कर रहे हैं। एक विषय अभी जो चल रहा है पूरी राष्ट्रीय राजनीति पे, वो है आरक्षण का विषय। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोदी की सरकार बनती है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा, ये सारी बातें विपक्षी दल की तरफ से कही जा रही है। ऐसा भी कहा गया कि जो आरएसएस के चीफ हैं उन्होंने भी एक बार ऐसा कहा था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। वो तमाम तरह की बातें वो कहते हैं। क्या विषय समझते हैं आरक्षण के विषय को लेकर? देखिए, ये सब हार मानकर बैठे हुए विपक्षी दलों के द्वारा देश में वर्ग भेद और दंगे करवाने के लिए जानबूझकर साजिशन ये बातें फैलाई जा रही है। 6 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे और पिछले 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। संविधान कभी खतरे में पड़ा नहीं और संविधान पर खतरा तब आया है जब जब कांग्रेस की सरकार रही है। हम 1975 में इमरजेंसी को याद करते हैं तो ध्यान में आता है कि संविधान की धज्जियां कांग्रेस के द्वारा उड़ाई गई है। इसलिए लोकतंत्र और संविधान पर बात करने की हिम्मत कांग्रेस को तो करनी ही नहीं चाहिए। कांग्रेस ने सदैव धारा 356 का दुरुपयोग किया और देश में निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। आज वह कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की हमसे दुहाई देती है। आप देखिए, कश्मीर से लाखों हिंदुओं को मारकर भगाया गया। तुष्टीकरण के नाम पर उस वक्त की कांग्रेस की सरकारों ने सामान्य हिंदू समाज के पक्ष में कोई बयान देना भी उचित नहीं समझा। 84 में हजारों सिखों को मार दिया गया और भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा, आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने कहा जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो इस प्रकार की घटनाएं होती है। ये लोग बताएंगे, ये लोग संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। पूरी दुनिया जानती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू जी ने कितना अपमान किया, घोर अपमान किया, जिसके कारण से उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। उन्होंने जब जब चुनाव लड़ा उनके खिलाफ कांग्रेस ने विशेष अभियान चलाकर उनको हराने का प्रयास किया, अभी हराया भी। तो पूरी दुनिया जानती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के विरोधी कांग्रेस है। अब रही बात आरक्षण की, अभी हमारे किसी भी व्यक्ति ने आरक्षण के विरोध में कभी कोई बात कही नहीं। अभी आप सभी देख रहे हैं, इस चुनाव में भी फेक वीडियो के माध्यम से आरक्षण के बारे में गलत सलत समाज के बीच में इस प्रकार की धारणा पैदा की जा रही है जिससे दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज सड़कों पर उतरे और देश में दंगे और फसाद हो जाए। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, चुनाव संपन्न होने के बाद जो सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी, इन सब बातों की जांच की जाएगी और इसके पीछे कांग्रेस और विदेशी ताकतों का हाथ है। हमारे किसी भी संगठन ने कभी आरक्षण को समाप्त करने की कोई बात नहीं कही है, जबकि राजीव गांधी ने आरक्षण का विरोध किया था। धारा 370 जिसने दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज को आरक्षण से वंचित रखा, हमारी सरकार ने धारा 370 हटाई, जम्मू कश्मीर के दलित, आदिवासी, ओबीसीओं को उनका अधिकार दिया। तो ये किस मुंह से कहते हैं कि आरक्षण के हम विरोधी? आरक्षण की विरोधी कांग्रेस है और ये जितने दल, इंडी गठबंधन, घमंडी गठबंधन, जितने लोग इकट्ठे होकर आज आरक्षण और संविधान की दुहाई दे रहे हैं, यही मूल रूप से आरक्षण और संविधान के विरोधी है। पर आपकी मातृ संस्था इस विषय को तो सामने लाती है कि जातिगत आरक्षण नहीं होकर आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। ऐसे विषय तो कहीं में ही सही चल जाती है। आपकी क्या है? देखिए, हमारे किसी भी संगठन के द्वारा कभी आरक्षण का कोई विरोध किया ही नहीं गया है। ये झूठ है, भ्रम है। इस भ्रम जाल में समाज ना फंसे, मेरा इतना ही हाथ जोड़कर उनसे अपील है। हमारे किसी संगठन ने कभी ये नहीं कहा कि देश से आरक्षण समाप्त होना चाहिए। हाँ, ये जरूर बातें समाज में जब चर्चा की आती है तो ये कहा जाता है कि आर्थिक रूप से जो गरीब हैं, जिनके पास
ज़रूरतों के लिए भी समान नहीं है। ऐसे समाज के वर्ग को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको ऊपर उठाना चाहिए। जातिगत जनगणना एक विषय है। ये विषय कांग्रेस पार्टी के लोग अपने हर मन से बहुत जोर शोर से उठाते हैं और इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी कभी कुछ नहीं बोलती, कभी कभी बचती नजर आती है और अगर ज़्यादा कुछ बोलती है तो ये बोल देते हैं कि हम तो जातिगत विषय पे पढ़ना नहीं चाहते, हम वर्ग का विभाजन करना नहीं चाहते। तो जातिगत जनगणना के बारे में क्या सोचती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जातिगत जनगणना के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई विरोध नहीं किया। मेरा तो प्रश्न उन लोगों से जो जातिगत जनगणना का ढिंडोरा डमरू पीटते हुए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर जाति जनगणना क्यों नहीं कराई गई? कर्नाटक में जाति जनगणना कराई गई, आज तक उसके आंकड़े प्रस्तुत करने की हिम्मत कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। तो कांग्रेस सदैव देश के लोगों को भरमाती है, झुठलाती है, झूठे झूठे आंकड़े सामने रखती है और जब मौका मिलता है ना जाति जनगणना कराती है ना आम लोगों के जीवन के स्तर को ऊपर उठाने का काम करती है। तो ये सिर्फ झगड़ा लड़ाने की बात कर रहे हैं लोग। इनको जाति जनगणना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के किसी भी विवाद में पड़ना नहीं चाहती और ना हमने कभी इसका विरोध किया। भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में आई हुई थी। भूपेश बघेल ने उनके मन से कहा है कि ये 5 महीनों में साय सरकार, जो आपकी नई सरकार है, इस सरकार ने गोबर खरीदी बंद कर दी, बिजली का बिल बढ़ाने वाले हैं, प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं और ऐसी तमाम तरह की बातें, सारी सुविधाएं जो उनकी सरकार दे रही थी। वो 35 किलो चावल देते थे, आप लोगों ने 5 रुपये किलो चावल कर दिया। आपकी सरकार पूरी फेल है, ऐसा भूपेश बघेल ने कहा है। देखिए, भूपेश बघेल तो स्वयं फेल है, झूठों के सरदार हैं। उनको झूठों का ताज पहनाना चाहिए। हमारी सरकार ने लोकहित की किसी भी योजना को ना बंद किया ना बंद करने वाली है। निःशुल्क चावल पहले भी मिलता था। रही बात जो 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल है, यह केंद्र सरकार की योजना है। राज्य सरकार के दिए जाने वाले चावल के अलावा केंद्र सरकार प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या अन्य कोई अनाज प्रति माह राशन दुकानों के माध्यम से देती है, जिसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह योजना 2029 तक निरंतर लागू रहेगी। रही बात भूपेश बघेल जी इतने लोकप्रिय होते और भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए थे कि 5 साल में जनता ने उनको नकार दिया। तो ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनको ना योजनाओं की जानकारी है, ना इनके मन में योजनाओं को पूरा करने का भाव है। इन्होंने गोबर में भी भ्रष्टाचार किया, चारे में भी भ्रष्टाचार किया, क्योंकि इनके रोल मॉडल लालू प्रसाद यादव है, जो चारा घोटाले में आरोपी है। आरोपी ही नहीं है, सजा याफ्ता है। तो जो जिनके साथ गठबंधन करता है, तो बोलते हैं संगत का जीवन में असर पड़ता है। तो ये इंडी गठबंधन में सब चोरों की बारात है, तो उसका असर भूपेश बघेल जी पर पूरा है। तो भूपेश बघेल जी ने लालू प्रसाद यादव एंड कंपनी से सीखकर यहाँ पर गोबर कांड किया है, चारा घोटाला किया है। और जब चारा घोटाला, शराब घोटाला, गोबर घोटाला, इन सब घोटालों में नाम आया है तो ये परेशान है और सभी की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भूपेश बघेल भी भारी मतों से हार रहे हैं, इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। ये जानभर के झूठे आरोप विष्णुदेव साय सरकार पर लगा रहे हैं। विष्णुदेव साय सरकार ने चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन वादों को आम जनता के सामने संकल्प पत्र के माध्यम से लाया था, वह पूरे वादे साय हमारी सरकार साय सरकार कर रही है। ये झूठ का पुलिंदा सामने लाना चाहते हैं। भूपेश बघेल झूठा है, झूठों का सरदार है। ये थी आज तक के उन तमाम विषयों पे हमारी बातचीत शीर्ष अग्रवाल जी से। कल तक के जो विषय होंगे उन पर हम किसी और से बात करेंगे। बने रहें द सीजी खबर के साथ। पर आपके कुछ विषय हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।